गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेहा अकेडमी। नेहा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है या किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, इसके अंदर क्या है। ठीक है, आज मैं इसी के ऊपर पढ़ाऊंगी आपको कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर क्या क्या वस्तुएं होती है। देखिए हमारी पृथ्वी का पिक्चर दे रखा है, इसके अंदर क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं और ये किन चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। पृथ्वी के अंदर, इनसाइड द अर्थ, देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो कई सारी सेकेंडरी परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिन परतों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिन परतों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली परत हमारी दे रखी है प्रपटी, जो सबसे ऊपरी परत होती है। जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम बोलते हैं प्रपटी। ठीक है, ये 1% की होती है, यानी कि 1% होता है ये। और क्या कहते हैं, यह महाद्वीप में 35 किलोमीटर तक है और महासागर में 5 किलोमीटर तक परपटी। यानी कि जो ये प्रॉपर्टी दे रखी है, महाद्वीप में तो 35 किलोमीटर तक है अंदर, और लेकिन महासागर में क्या है, ये 5 किलोमीटर तक ही है खाली। और जो महाद्वीप की प्रॉपर्टी होती है, यानी जो महाद्वीप के ऊपर जो प्रॉपर्टी सबसे ऊपरी परत है इसकी, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, इसलिए इसको सीएल भी कहते हैं। ठीक है, और जो महासागर की प्रॉपर्टी है वो हमारी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको सी में भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसको हम सी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड परत है हमारी मेटल। ये दे रखी, जो ये वाली देखो सबसे ऊपर वाली जो दे रखी नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है, और उसके नीचे वाली ये होती है मेंटल, येलो कलर जो आपको दे रखी है। ठीक है, ये परत जो होती है प्रॉपर्टी के बिल्कुल ठीक नीचे होती है। ठीक है, और ये 29 किलोमीटर तक, कितनी, 29 किलोमीटर तक फैली हुई है ये रहा 29,000, यानी 29,000 किलोमीटर तक फैली हुई है गहराई में अंदर, इतनी ज्यादा है ये। उसके बाद है हमारा क्रोड, जो बिल्कुल आंतरिक परत होती है, रिक्रोड। ये आपको दिख रही होगी, रेड कलर दिख नहीं रही है, यहाँ पर दे रखा है क्रोड। ठीक है, ये बहुत ही आंतरिक यानी सबसे अंदर की परत होती है, जिसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या यानी कि ये रेड रेड आपको दिख रहा होगा, जो इसकी त्रिज्या है, ये क्या कहते हैं, कम से कम फैली हुई है हमारे 35 किलोमीटर तक। ये देखो ये इसकी त्रिज्या है ना, ये पूरी 35 किलोमीटर तक फैली हुई है चारों ओर से। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं, यह लोहे एवं निकल धातु की बनी होती है। जो सबसे आंतरिक परत होती है ना, सबसे आंतरिक परत होती है, ये लोहे और निकल की बनी होती है। इसे हम नीफे भी कहते हैं। इसका दूसरा नेम लर्न कर लेना सब बच्चे, इसका दूसरा नेम है नीफे, ये रहा। ठीक है, तथा इसके केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब उच्च होता है। जो इसके बिल्कुल बीच का जो है ना केंद्र, यहाँ का जो तापमान है वो हमेशा उच्च रहेगा, इसका दाब और तापमान बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, मतलब बिल्कुल ही। ठीक है, ये था पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी है ये तीन परतों से बनी होती है। सबसे ऊपर वाला होता है प्रपटी, जो बहुत ही पतली लेयर होती है, बहुत ही ज्यादा पतली। उसके बाद आता है मेंटल, ये रहा। ठीक है, उसके बाद तीसरी परत है क्रोड, ये वाली बाहर की क्रोड, जो बाहर के एरिया है इसको बोलते हैं क्रोड बोलते हैं। जो बिल्कुल भीतरी, जो बिल्कुल अंदर का एरिया है ना, उसे बोलेंगे आंतरिक क्रोड। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते, देखिए ये है शेल। शेल और खनिज के बारे में पढ़ते हैं, शेल क्या होता है और खनिज क्या होती है। ठीक है, पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। यह विभिन्न आकार, रंग एवं गठन के हो सकते हैं। यानी कि जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी दे रखी है ना आपको, ये किन चीजों से बनी हुई है, ये जो मेटल है ये किन चीजों से बना है, ये जो कोर है किन चीजों से बना है, इन सबको जिससे ये चीज बनी होती है, प्रॉपर्टी जिन चीजों से बनी होती है या फिर मेटल जिन चीजों से बना होता है, उसे हम बोलते हैं शेल। समझ में आ गया सारे बच्चों को, जिन चीजों से प्रॉपर्टी और मेटल बना होता है उन सब खनिज पदार्थों को हम बोलते हैं शेल। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये देखिए नेक्स्ट पेज है इसका, ठीक है। हाँ जी, देखिए शैलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो शैल हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली हमारी होती है आग्नेय शैल, ये रहा। उसके बाद आती है अवसादी शैल, ये रहा, इंग्लिश में बोलते हैं। आग्नेय शैल को इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक, और अवसादी शैल को इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और जो तीसरी प्रकार की जो हमारी शैल होती है कायंतित शैल, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये 3 प्रकार की शैल होती है, यानी कि इन 3 प्रकार की शैल से प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर बना होता है। ठीक है, देखो मैं आपको ये है ना, ये पिक्चर दे रखी है, इसके थ्रू भी थोड़ा सा समझा देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जो सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, जैसे महाद्वीप वगैरह हो गए, इनकी सबसे ऊपरी परत जो होती है ना, वो होती है हमारी प्रॉपर्टी। ये महासागर दे रखा है, देखो ये समुद्र है, इसके ऊपर इसके जो नीचे होती है ना परत, क्योंकि देखो महासागर के नीचे जो जमीन तो होगी थोड़ी बहुत, तो जो महासागरीय प्रॉपर्टी थी वो ये रही नीचे, यहाँ नीचे की तरफ दे रखी है। तो इसलिए खाली 5 किलोमीटर तक फैली है, बट लेकिन जो महाद्वीप है उसके देखो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी कितनी सारी है। तो ये सारी क्या है, क्या कहते हैं, 35 किलो नहीं 29 किलोमीटर तक फैली हुई है। आई थिंक मैंने आपको बताया था ना पिछले इसमें, ये रहा देखो। हाँ, 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये हमारी 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, और ये हमारी खाली 5 किलोमीटर तक फैली हुई है, क्योंकि ऊपर सागर का पानी भी तो है ना। सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए मैं आपको शेल्स के बारे में पढ़ाती हूँ, शेल क्या होती है। सबसे पहले मैं बताऊंगी आग्नेय शेल कौन सी होती है। ठीक है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इस प्रकार के शैल को ब्रह्मीभेदी आग्नेय शैल कहते हैं। यह बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक है, जैसे कि जब ज्वालामुखी फटती है। ठीक है, ज्वालामुखी सबने किसी किसी ने देखी, किसी ने नहीं देखी होगी। देखिए जिसको नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ कि जब ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत ज्यादा आग की लपटें निकलती है, बहुत सारी आग की लपटें निकलती हैं, जिससे उसमें से कुछ लावा निकलता है, द्रव्य वाला। आग की लपटें होती है जो बाहर की तरफ को निकलती हैं, और फिर जब आग की लपटें थोड़ी कम हो जाती है तो बाहर आके वो जल्दी जल्दी ठंडी होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो ठंडी होती है, ठंडी होके वो बाहर जम जाती है, जिसे हम बोलते हैं बही भेदी ब्रही भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, हम इसको ये बोलते हैं बही भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, और ये बहुत छोटे छोटे दानों वाली बनी होती है। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे ये हो गया बेसाल्ट हो गया। ठीक है, और ये दक्कन के पठार हो गए, ये सब बेसाल्ट सेल से बने होते हैं। ठीक है, बहुत बारीक बारीक दानों के होते हैं। अब हम आते हैं, ये देखिए उसके बाद दूसरा, ये तो थी बहिर्बृदि जो बाहर की तरफ जम जाती है, उसे बोलते हैं बहिर्बृदि आग्नेय शैल। जब द्रवित मैग्मा, ये रहा, जब द्रवित मैग्मा भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार से बने शैल को अंतःवृद्धि आग्नेय शैल कहते हैं। यानी कि जब जो द्रवित मैग्मा होता है वो बाहर ना निकले, जो कुछ तो बाहर निकलता है, ज्वालामुखी फटती है बहुत जल्दी बाहर निकलता है, बाहर निकल जम जाते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा मैग्मा होता है जो अंदर ही रुक जाता है। ठंडा होना जब शुरू होता है ना, जब वो ज्वालामुखी थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू होती है, तो कुछ मैग्मा जो होता है वो अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो उस प्रकार के बने शैल को हम बोलते हैं अंतःवृद्धि अंतःवृद्धि आग्नेय शैल। ये रहा, अब इसको अच्छे समझ लो कि जो मैग्मा ज्वालामुखी के मतलब अंदर ही, भू प्रॉपर्टी के अंदर ही गहराई में जाकर ठंडा हो जाता है, इस प्रकार से बने शैल को हम अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप मैं आपको एक ग्रेनाइट के बारे में बता देती हूँ, ग्रेनाइट क्या होता है। जब धीरे-धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, तो इसे ग्रेनाइट कहते हैं। यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है ना और उसमें से जो लावा निकलता है, देखो बहुत जो बारीक-बारीक दाने होते हैं वो तो अंतर्वेदी और बहिर्वेदी आग्नेय हो गया। लेकिन जो बहुत बड़ा दाना बना देता है ना, मान लो कोई बहुत बड़ा दाना बन गया, उसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, बाहर जब ठंडा होके वो बहुत बड़ा दाना बन गया तो उसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल है अवसाद। ये अवसाद दे रखा है। पहले हम पढ़ेंगे अवसाद क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे अवसाद सेल क्या होती है। ठीक है, जब सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इसे अवसाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बाहर जो ज्वालामुखी बाहर जम गई थी ना शेल, जो आगन्य शेल थी जो जम गई थी, ये मत सोचो ना कि अवसाद सेल कहीं और से आएगी। ये सारी सेलें एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये वापस ये फिर मतलब वापस ये इनका चक्र चलता रहता है। मैं आपको शेल चक्र के बारे में भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अवसाद सेल जो वो कहीं और से नहीं आई है, वो आई आग्नेय शेल के अंदर से ही है। ठीक है, जब सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इसे अवसाद कहते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बताई थी ना, जो ज्वालामुखी जब निकली थी तो उसके बाहर जो जम गई थी सेल, वो जब चटक कर, टूट कर या कैसे भी करके आपस में टकरा कर और छोटे टुकड़ों में टूट कर जो बाहर आती है, तो उस मतलब वहां टूट जाती है छोटे टुकड़ों में, तो उसे हम बोलते हैं अवसाद। ठीक है, और ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाती है। जब ये छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी तो ऑब्वियसली हवा से उड़कर या पानी में बहकर या किसी भी कारण से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है, और एक जगह कहीं ना कहीं जाकर जमा होती रहती है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर से अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परतें बनाते हैं और जब ये कहीं ना कहीं जाके जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, तो इससे क्या होता है, अवसादी शैल बन जाती है। हाँ, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई यहाँ पर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो जीवाश्म होते हैं ना, जीवाश्म, जीवाश्म, इस बारे से ना लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जीवाश्म, बहुत स्लो मोशन में लिख रही हूँ मैं। जीवाश्म, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। टेढ़ा ना हो जाए बस, हाँ, देखो राइटिंग देखो कैसे आई है, कोई नहीं चलो। हाँ, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, लास्ट ईयर तो नहीं आया, उससे पहले आया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि जीवाश्म जो है वो अवसादी अवसादी सेलों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो अवसादी सेल है उसके एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर। ठीक है, क्वेश्चन एक इस तरीके से आता है कि जीवाश्म किन सेलों में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अवसादी सेल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कायांतरित शेल के बारे में। ये है कायांतरित शेल। आगन्य तथा अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल में परिवर्तन हो सकती है। आगन्य सेल अवसादी सेल जब दब जाती है, दब दब के दब दब के दब दब के ताप और दाब के कारण वो क्या होती है, वो बदल जाती है किसमें, कायांतरित शेल में। उनके गुण वगैरह बदल जाते हैं, वो दब दब के बहुत ज्यादा इतनी पुरानी हो जाती है ना, वो कुछ चिकनी हो जाती है एकदम, जैसे चिकनी मिट्टी हो गई, चूना पत्थर हो गया, ये सारे के दब दब के क्या है, ये बदल जाते हैं किसमें, संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के शैल को हम बोलते हैं कायांतित शैल। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये है शैल चक्र। ये रहे, यहाँ पे आपको शैल चक्र की पिक्चर दे रखी है, ये मैंने एनसीईआरटी उठाई सब चीज, जितनी भी पिक्चर्स है मैंने सारी एनसीईआरटी से ली है। कुछ पिक्चर है जो मैंने खुद से लगाई है। ठीक है, लेकिन मोस्टली मैंने एनसीईआरटी बुक से ली जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, शैल चक्र दे रखा है आपको,
इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि जो शैलें होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है। एक सेल दूसरी सेल में बदलती रहती है और फिर बदल बदल के ऐसे इनका चक्र चलता रहता है। ठीक है, इसके चक्र को मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले क्या है, ये देखो, ये है ज्वालामुखी। ये आपको दिख रही होगी ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी है, इसमें से देखो लार्वा ही निकल रहा है, ये लार्वा निकल रहा है, ये निकल के बाहर आ रहा है ना, ये लार्वा है जो निकल निकल के बाहर आ रहा है और ये जम गया। और जमने के बाद इन्हें क्या करा, आगन्य शैल बन गई। ये देखो, जमने के बाद ये आ रही है आगन्य शैल, बन रही है। उसके बाद ये जब आपस में एक दूसरे टकराया, किसी एक दूसरे टकराया, ये चटक गया, या बारिश के कारण बहुत ज्यादा चटक गया ये किसी चीज से, या एक दूसरे से टकरा गए, ये इस तरीके से क्या होगा, उनके छोटे टुकड़े हो गए। ये देखो, तलछट मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े। तो आपको ध्यान रखना है इस वर्ड की मीनिंग, मीनिंग नहीं लिखी होती, बट लेकिन क्वेश्चन पूछता है ना, तो ऐसे पूछता है कि तलछट, तलछट कौन सी शैल का विशेष, ऐसी तरह से पूछता है कि मतलब विशेषण है, कौन सी सेल की विशेषता है, तलछट, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तलछट मीन्स होता है टुकड़ा, तोड़ना, छोटे टुकड़ों में टूटना। देखो, जब आगन्य सेल के छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो वो अपसादी सेल का निर्माण करते हैं, ये अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब हवा, पानी या किसी चीज के द्वारा, ये अब पहले तो ये अवसाद बन गए, अवसाद बन गए छोटे टुकड़े, और जब ये कहीं हवा पानी के साथ गए हैं, हवा पानी इसको उड़ा के लेकर चले गए, तो ये एक जगह जमा होती है, किसी ना किसी जगह जमा होती रहती है, जिससे अवसादी सेल बनते हैं। देखो ये रहे। और अवसादी सेल की विशेषता है इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार हो सकता है आ जाए। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पहले पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं, PY2 एक तरीके से आपका हो गया ये। ठीक है, जीवाश्म जो है अपसादी सेल में ही पाए जाते हैं। उसके बाद जब ये बहुत सारी लेयर जो इसके ऊपर जमती रहती है, जीवाश्म सेल पर जब बहुत सारी चीजें जमती रहती, जमती रहती, बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है ये, तब वो क्या होता है, कायांतित सेल में परिवर्तित हो जाता है। देखो ये रहा, ये है कायांतित सेल, इसमें क्या हो गया, ये परिवर्तित हो गए सारे, यानी कि इसके जो गुण गुण था ना वो और ज्यादा अच्छा हो गया। जैसे मैंने बताया था चूना पत्थर, और जो क्या कहते हैं, एक और बताया था मैंने, चिकनी मिट्टी, हाँ चिकनी मिट्टी और चूना दोनों क्या होते हैं, बदल कर किस में हो जाते हैं, संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये कांतिक सेल बन जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब बहुत ज्यादा, क्योंकि तो बहुत ही अंदर होते हैं कांतिक सेल, तो बहुत ही पर जमने जमते 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 बहुत ज्यादा पर जम जाती है, तो बहुत नीचे होते हैं कांतिक सेल। और जब पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, फिर दोबारा वापस से ज्वालामुखी फटती है, ऐसे करके देखो, जमीन फटेगी और ये ज्वालामुखी निकलेगी। फिर यही वाली शैल जो है ना, जो एक कांतिक शैल है, ये एकदम उच्च ताप और गर्मी के कारण ये बाहर निकलेगी वापस ज्वालामुखी के थ्रू, और फिर वही आग्नेय शैल बनेगा। ऐसे देखो चक्र ये चलता रहता है, चक्र चलता रहेगा। अभी देखो ये यहाँ पे एरो दे रखा, आग्नेय शैल कांतिक शैल में बदल गई, अपसादी शैल वहां चले गए मैग्मा में, तलछट दे रखे आपको, अवसाद जिसमें, ठीक है, जिसकी पिक्चर्स मैंने आपको अच्छे समझा दी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा शेल के बारे में, शेल चक्र के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं खनिज के बारे में। खनिज क्या होता है, खनिज से सेल बनी होती है, यानी कि जितनी भी शेल है ना, ये सब खनिजों से बनी होती है। ठीक है, खनिज जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है, जिनका कोई भी भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित, जिनका कोई भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, खनिज मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग ईंधन, यानी कि जो खनिज जो है ना, ये मानव के लिए बहुत ही जरूरी है। एक तो पहले ये है कि जितने भी ये शैल वगैरह है ना, इन सब के ऊपर ही हम सब रहते हैं, क्योंकि जो हमारी जमीन है ये भी तो शैल से बनी है ना किसी न किसी। ठीक है, तो हम भी इसी के ऊपर रहते हैं।
और कुछ का उपयोग क्या है, मानव जो है ईंधन के रूप में करता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे एक प्रकार के खनिज होते हैं जिनका उपयोग कर रहे हैं, मानव कर रहे हैं। उद्योग हो गए, औषधि हो गई, उर्वरक हो गए, इन सब में इसका उपयोग होता है। इसके उदाहरण है जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सारे क्या है, देखो सोने का तो लोग ज्वेलरी बनाकर भी पहनते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद है जीवाश्म शैल की परतों में दबे। जीवाश्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था अपशादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब जीवाश्म का मतलब भी समझ लो कि जीवाश्म होता क्या है। चलिए पढ़ते हैं हम। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो शैल होते हैं ना, उनकी परतें जब एक के ऊपर एक जमती रहती है, तो उसमें क्या है, कुछ पेड़ पौधे जो है दब जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो है इतनी तेजी से बाढ़ आती है, इतनी तेजी से हवा के झोंके आते हैं कि जो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु है ना, वो उसमें दब जाते हैं। जो जीव जंतु जमीन के नीचे क्या कहते हैं, घर बना के रहते हैं ना, जैसे जमीन में खोद के घर बना लिया, तो वो क्या, जब दूसरी दूसरे इसके ऊपर अब शादी साल आएंगी, तो वो क्या, सब जम जाएंगे, तो जो अंदर कीड़ा मकोड़ा वहीं मर जाएंगे, अंदर उसमें दब जाते हैं, पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी। तो उनका जो बचा हुआ अवशेष होता है उसे हम बोलते हैं जीवाश्म, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये देखिए शब्द, ये लास्ट टॉपिक है आपका, शब्द की उत्पत्ति, उसके बाद हम थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे। शब्द की उत्पत्ति। हम्म शब्द इग्नियस, जो इग्नियस शब्द है ना, जो मैंने आपको 3 प्रकार की शैल करवाई है। पहले तो हमारा शैल था इग्नियस। इग्नियस शैल का मतलब क्या है, लेटिन शब्द इग्नियस। देखो सबसे पहली बात तो कि ये इग्नियस जो है ना, वो एक लेटिन शब्द है, ठीक है, जिसकी मीनिंग है अग्नि। अग्नि यानी कि आग। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इग्नियस का मतलब का अर्थ होता है आग, यानी अग्नि। ये एग्जाम में ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और एक बात और ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी की साइड में जो बॉक्सेस होते हैं ना, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और आए हुए हैं, मैंने खुद इस चीज को देखा है। उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, लेटिन शब्द है ये भी। ये जो तीनों शब्द है, 2 शब्द तो लेटिन है, जो सेडिमेंट्री शब्द है ये भी लेटिन है, ठीक है। सेडिमेंट में सेडिमेंटम, जिसका अर्थ है स्थिर, यानी कि एक जगह टिका हुआ, हिलना नहीं, बिल्कुल टिका हुआ, स्थिर हो जाना, जम जाना, ठीक है। मेटामॉर्फिक, ये एक ग्रीक शब्द है, ये लेटिन शब्द नहीं है, ये ग्रीक शब्द है, ये आपको याद रखना है। ये जो मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है, मुझे तो लगता है कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, सीटेट के एग्जाम में, जो 2026 में एग्जाम आने वाला है सितंबर में, उसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फ, इसका अर्थ क्या है, रूप में परिवर्तन। जब किसी के रूप में परिवर्तन आ जाए, उसके गुणधर्म बदल जाए, तो हम उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया उसको थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, उसमें से भी थोड़ा कुछ अपने पास से मैंने एक क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है आपका। और जो ये साइड के जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं साइड के, इन्हीं बॉक्स में से मैंने लिया है, ठीक है। और इन बॉक्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। विश्व, इसीलिए मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से मोस्टली चीजें ली है, एनसीईआरटी पिक्चर इसलिए लगाई है, ठीक है। और हर एक बॉक्स में जो भी था ना आपका, जो एग्जाम में आता है, वो सब मैंने लिया है, क्योंकि मुझे पता है सब आते हैं एग्जाम में, खुद का मेरा आजमाया हुआ है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर स्थित है। देखो विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर कितनी गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी के केंद्र तक जाने के लिए, और आपको समुद्र पे से खोदना है। सोचो, समुद्र के तो आधे तो पानी पानी है, पानी के नीचे जाके 5% तुम्हारा वो होगा पानी, 5% जमीन होगी नीचे। तो महासागर को भी तो टोटल 6,000 किलोमीटर, टोटल 6,000 किलोमीटर हमें गहराई तक जाना होगा, जो कि बिल्कुल असंभव है।
कोई इतना नहीं खोद सकता, वही महासागर के अंदर, इम्पॉसिबल। बट लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कितना खोदना पड़ेगा अंदाजा है, तो 6,000 आएगा उसका आंसर, 6,000। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के आयतन में मेटल कितने प्रतिशत है? ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था आपको कि जो प्रॉपर्टी होती है वो 1% की होती है, और जो मेटल होता है वो 84% होता है। ठीक है, और जो लास्ट में कोर बचता है यानी कि क्रोड है वो 15% होता है, 15%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नियस का लेटिन शब्द जिसका अर्थ क्या है? इग्नियस जो एक लेटिन शब्द है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे दे रखा, देखो साइड में ये रहा। इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, बट मैंने इसको चेंज कर दिया, इसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया। तो कौन सा होगा, स्थिर, परिवर्तन या आग? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा आग। एक तो ये मेरा माउस में बार बार खो जाता है, इसमें बहुत बारीक है ना ये रहा। तो इसका आंसर है आग। ठीक है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आग अग्नि मतलब आग भी है, आग वही पर्यायवाची शब्द होता है उसका। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है? सफेद पत्थर नहीं, सफेद पत्थर से तो बना ही नहीं हुआ, सफेद रंग का होता है ना लाल किला। लाल बलुआ पत्थर, हाँ लाल रंग का है तो लाल बलुआ पत्थर से बना है, ग्रेनाइट से तो नहीं बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कठोर सैल का उपयोग किस लिए उपयोगी है? यानी जो बहुत ज्यादा कठोर सैल होती है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? सड़क व इमारतें बनाने के लिए, या खेलने के लिए, या बर्तन बनाने के लिए? देखो, आपको खेलने के लिए कौन इस्तेमाल करता है शैल का? ऐसा कुछ नहीं है, हम पिट्ठू खेलते हैं ना, वो जो 5 पत्थर वाले पिट्ठू खेलते हैं, उसमें छोटे पत्थर होते हैं, तो पत्थर जो खेला था वो भी एक प्रकार की शैल है। बर्तन बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, बट लेकिन कठोर वाली का नहीं, सॉफ्ट वाली का। तो जो कठोर शैल होती है उसका उपयोग हम सड़कें और इमारतें बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आज के आपके एमसीक्यू थे जो मैंने बनाए थे आपके लिए, इसी में से ही एनसीईआरटी बुक से। तो इसमें से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी सीटेट के एग्जाम में, एसएसटी के लिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट्स करके बताइए मुझे कि मुझे और किस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनानी है, कौन से टॉपिक पे बनानी है। मैं अपनी शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ रोज, एक पॉसिबल जब भी होता है मैं अपलोड करती हूँ। ठीक है, इसको बनाने में वैसे बहुत टाइम लगता है, इसके अलावा मैं और काम कुछ कर नहीं पाती हूँ। सो चलो आप मुझे बताना कि आपके लिए मुझे और क्या लेके आना है। ठीक है, थैंक यू।